ओके, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग बेटा। ओके, तो कल हमने रिसर्च की इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी, राइट? सो एनीबॉडी हु कैन क्विकली रिकॉल व्हाट इज रिसर्च? व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च? एनीबॉडी? री प्लस सर्च। Very good. To search again to find out the information. Okay. Finding concrete information about something. Okay. So can I do it in any way I like, or is it a systematic way? Absolutely. Right. Okay. So yes, absolutely right. It is systematic way. So research is a process wherein we would be finding the information in a systematic way for a particular for a thing, behavior. It could be thing. Recording in progress. Okay, so it could be possible that I want to understand a person's behavior. It could be possible I want to see why customers are buying certain products, a particular. Okay, my voice is breaking. Okay, let me just log in again. Okay. Is it any better now? Okay, thank you so much. Thank you. Okay. So I was discussing that research could be for anything, right? हम किसी के behavior को समझने के रिसर्च कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट की सेल्स क्यों हो रही है ये समझने के लिए, एक वैक्सीनेशन का क्या इफेक्ट होगा, डिजीज क्यों हो रही है. सो फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन कंडक्ट अ रिसर्च. रिमेंबर आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो कि हम रिसर्च हमेशा एक ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू करते हैं. तो वो ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मैंने कोई स्ट्रेंज बिहेवियर देखा, उसको समझना चाहती हूँ, तो मैं कुछ नया ढूंढ रही हूँ. या फिर ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप ये कह रहे हो कि नहीं, सी दिस केमिकल प्लस दिस केमिकल वुड गिव दिस रिएक्शन, बट आई आल्सो वांट टू टेस्ट इट. सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर रिसर्च. ओके, देन हम कल ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे, राइट? सो लेट अस ओके. सो पहले तो डिफरेंस बता दो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का. कल आई थिंक हमने स्ट्रेच पे डिस्कस किया था. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव and subjective? What is the difference between the two? Objective, subjective. Absolutely right. So subjective, which would vary from person to person. So research would always be objective. It would not vary from person to person. आइडियल सिचुएशन देखो, अच्छी रिसर्च क्या होती है कि आपने जो अपने रिसर्च में कंक्लूजन निकाला, वो हर रिसर्च में यही आना चाहिए. ठीक है. जैसे अगर मैं ये स्टडी कर रही हूँ कि कोविड सपोज 6 फीट की डिस्टेंस से भी ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अगर मैंने कुछ स्टडी की तो जो उसकी फाइंडिंग्स है, आइडियली इट शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी. तभी तो रेलिवेंस है ना उस रिसर्च का. सो वो कब एप्लीकेबल होगा, वो कब वेरी नहीं करेगा, जब मैं अपना पर्सनल. Every research should be very very much objective. It should not have any स्कोप ऑफ पर्सनल बायसनेस. जैसे आई डू नॉट नो आप लोगों ने अभी तक कोई प्रोजेक्ट बनाया या नहीं बनाया जिसमें ऐसा पाई चार्ट एंड एनालिसिस होता है, बट यूजुअली व्हाट किड्स डू, जैसे उनको जब समर ट्रेनिंग करनी होती है, जो प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, वो पहले ये सोचते हैं कि आंसर क्या होगा, उसके हिसाब से पाई चार्ट बनाते हैं. सो दैट इज नॉट रिसर्च. आप पहले ही एक बायसनेस लेके चल रहे हो ना. सो रिसर्च शुड नॉट बी लाइक दिस. सेकेंड, रिलायबिलिटी. अच्छा, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में फर्क क्या है?
ये समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाली बात है और ये आपको मास्टर्स में भी काम आएगा। देखो, रिलायबल का वैसे लिटरल मीनिंग क्या होता है, जिसपे आप विश्वास कर सके, है ना, कि हम बोलते हैं ना कि रिलायबल सोर्स है, राइट। सो रिलायबल रिसर्च मतलब होना कि आपको ऐसे रिजल्ट उस रिसर्च से मिल रहे हैं, यस यस, इट इज टू बी ट्रस्टेड। सो आपको ऐसी रिसर्च होनी चाहिए आपकी विच विच शुड बी ट्रस्टेड बाय पीपल। तो वो कब ट्रस्ट की जाएगी, जब उसका रिजल्ट वेरी नहीं करेगा, राइट। तो जब सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे तो मुझे ये ट्रस्ट हो जाएगा ना कि दैट यस, दिस पर्सन हैज अंडरटेकन द रिसर्च इन द प्रॉपर वे, तभी जो रिजल्ट्स है मोर और लेस सेम आ रहे हैं। सो इट इज रिलायबल। और वैलिड का मतलब क्या है? देखो, वैलिड का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि हम जो करना चाहते हैं एग्जैक्टली वो है या नहीं। जैसे हम बोलते हैं दिस इज नॉट अ वैलिड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इट मीन्स कि वो उसके लिए एक्यूरेट नहीं है। सो वैलिड रिसर्च मीन्स कि आप जो आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे, आप जो जानना चाह रहे थे, आपने एक्चुअली रिसर्च में नहीं किया है, कुछ और नहीं कर दिया। ओके, तो रिसर्च रिलायबल होने का मतलब ये है कि बार बार करने पे भी सेम रिजल्ट आएगा। और वैलिड का मतलब ये होता है कि मैं जो भी अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ या फाइंड आउट करना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ दैट रिसर्च, सो आई एम एबल टू डू इट। ओके, जैसे हमने कल एग्जाम्पल लिया था, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मुझे ये समझना है कि स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल वर्क जब से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं क्यों इंक्रीज है। ओके, आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट्स आर फीलिंग मोर स्ट्रेसफुल। तो इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं कि घर पे ही बैठे हैं, दे आर नॉट अलाउड टू गो हियर एंड देयर, उनको लग रहा है कॉलेज लाइफ वेस्ट हो रही है, इंटरेक्शन नहीं है। हो सकता है पेरेंट्स कुछ कहते हो, दे आर कन्फाइंड टू अ सर्टेन रूम, अपनी हॉबीज नहीं परस्यू कर रहे। देयर कुड बी वेरियस रीजन। सिचुएशन ऐसी है कि व्हेनेवर यू वुड स्विच ऑन द टीवी, न्यूज में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होता है दैट यू फील स्ट्रेस्ड अबाउट द सिचुएशन। सो देयर कुड बी वेरियस रीजंस। तो मैं जानना क्या चाहती हूँ कि स्टूडेंट स्ट्रेस्ड आउट क्यों है, तो मुझे आइडियली सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया ओनली विद रेफरेंस टू योर कि आप घर पे रह रहे हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो आई एम नॉट आइडेंटिफाइंग, आई एम नॉट कैप्चरिंग द एंटायर एस्पेक्ट, सो विच इज रॉन्ग। मेरी रिसर्च हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि करेक्ट प्रोसीजर हो, जो जानना चाहती हूँ वही करेक्टली आइडेंटिफाई करे, सही टेस्ट यूज हो। जैसे अच्छा, स्टैट्स आप लोगों ने कल कहा था, बहुत अच्छी लगी, है ना। मुझे बताओ कोरिलेशन और रिग्रेशन क्या होता है क्विकली। व्हाट इज कोरिलेशन? पढ़ा है कोरिलेशन रिग्रेशन? पढ़ा तो है बट पता नहीं। एनीबॉडी? यस, नो? यस, पढ़ा है। बताओ कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है? ओके, कोरिलेशन मींस रिलेटिंग टू थिंग्स एंड रिग्रेशन no, regression is not difference. Correlation means related to each other, yes. रिग्रेशन नहीं लिखा आप में से किसी ने? ओके, yes, absolutely right, Sahil. Correlation is degree of relation between two interrelated variable. Yes, Meg. Regression would describe the nature of the variable. It is the measure of correlation is the measure of relation. Okay, एक example ले लेते हैं ना। देखो, मेरे को थोड़ी सी बेटा एग्जाम्पल लेके ही समझाने की। सी कोरिलेशन होता है जब मुझे ये देखना है कि कोई रिलेशन है या नहीं है वेरिएबल्स में। ओके, फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ द फ्यूल एंड डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल। ओके, तो मुझे ये देखना है कि क्या कोई रिलेशन है कि लोग कितनी गाड़ियां खरीदते हैं अगर पेट्रोल या डीजल का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तो जब मुझे देखना है रिलेशन है या नहीं, दिस इज कोरिलेशन। when I am trying to identify is there a relationship between the two things, this is correlation. ओके, एंड रिग्रेशन क्या होता है? अब मुझे चलो पता चल गया कि डीजल के प्राइस पे डिपेंड है सो एंड सो गाड़ी की डिमांड। ठीक है, वेरी गुड। अब कंपनी खाली यही रिलेशनशिप जान के सेटिस्फाइड नहीं होगी ना। कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि रिलेशनशिप देखे, कंपनी का तो ऑब्जेक्टिव ये है ना कि सेल्स प्रेडिक्ट करे। तो वो क्या जानना चाहेंगे? वो जानना चाहेंगे अच्छा अगर इतना फ्यूल प्राइस है अभी करेंटली और इतना और बढ़ भी सकता है तो कितनी डिमांड कम से कम हो सकती है। सो व्हाट दे वुड लाइक टू डू, दे वुड लाइक टू प्रिडिक्ट द वैल्यू
of one variable on the basis of other, है ना? हम करते थे ना इकोनॉमिक्स में, अगर आपको याद हो कि अगर प्राइस इतना है तो डिमांड कैसे कितनी होगी, हम निकालते हैं ना, तो रिग्रेशन में भी ऐसे ही निकाल सकते हैं. सो वी कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अनदर. रिग्रेशन में निकाला होगा ना आपने, रिग्रेशन बनाई होगी, आई एम श्योर. Yes, absolutely, yes. So you are measuring one variable on the basis of another variable. That is regression. तो देखो दोनों का पर्पस अलग अलग है. रिग्रेशन यूज कर रहे हैं हम वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए, कोरिलेशन ये देखने के लिए क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं. तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, उसी पे डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा टेस्ट यूज करूंगी. अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, ये देखना क्या बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग का रिलेशनशिप है विद देयर फिजिकल क्लासेस, तो ये कैसे देखूंगी मैं? कोरिलेशन से, रिग्रेशन से. If I'm saying that I want to know whether there's a relationship between the physical classes, the number of physical classes student is attending, and the grooming which they are getting. So if I want to see if there's a relationship, which test I would use here? No. अभी भी आप confused हो, दोबारा एग्जाम्पल लेते हैं. Okay, let me just write it down on the word. I think थोड़ा सा ना better रहेगा. एक second. Okay, for example, I want to study, okay, is there a relation between age and, अगर मुझे ये करना है टेस्ट, मुझे खाली अभी ये समझना, ये मेरा रिसर्च इंक्वायरी है, that is there a relationship between age and IQ level of students. तो मैं कैसे निकालूंगी? क्या निकालना है मुझे इसमें? मुझे इनमें देखना है रिलेशनशिप है या नहीं है, एसोसिएशन है या नहीं है. तो ये किससे पता चलेगा हमें? विच टेस्ट? राइट, कोरिलेशन से पता चलेगा. ठीक है, लेकिन अगर अब मुझे देखना है, अगर मैं कह देती ना कि आई वांट टू प्रिडिक्ट, सपोज मेरा ऑब्जेक्टिव होता टू प्रिडिक्ट द वैल्यू, टू somebody is writing regression also. कहाँ regression कहाँ आ गया भाई? अभी तो मैंने लिखा भी नहीं. To predict the IQ value of a student on the basis of age. अब मैं वैल्यू प्रिडिक्ट कर रही हूँ, मैं एक के बेसिस पे दूसरे की वैल्यू निकाल रही हूँ. नाउ दिस इज रिग्रेशन. ठीक है, तो अब मेरा रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है उस पर डिपेंड कर रहा है ना कौन सा टेस्ट. तो सही टेस्ट यूज होना भी जरूरी है रिसर्च में. ठीक है ना, तो आपकी रिसर्च जो है एक्यूरेट होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए. लेट मी शेयर द पीपीटी अगेन. Okay, so valid means the process which I am following is valid. Then accurate होना चाहिए. ना accurate means देखो क्या है, accurate ये है कि मैं सही इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर रही हूँ, लेकिन शायद सही प्रोसेस नहीं यूज किया मैंने. अब अगेन लेट अस टेक वन एग्जांपल. अगर मैंने ये बोला कि मेरे को DSPSR के स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल देखना है, तो मैं उनसे ना एक सर्वे करूंगी एंड आई वांट टू सी कि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है. अब 900 स्टूडेंट्स हैं, 800-900 बच्चे हैं कॉलेज में. सो आइडियली दी राइट वे इज कि मैं हर क्लास से कुछ सैंपल सिलेक्ट करूं और उनसे क्वेश्चनर भरवाऊं, राइट. बट मैंने कहा नहीं, इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास. सबको क्वेश्चनर भर देती हूँ, भेज देती हूँ, जिसने भर दिया, नहीं भरा नहीं भरा. मेरी आपके साथ क्लास थी, मैंने बोला चलो नहीं, पहले आप क्वेश्चनर भरो फिर ही क्लास करेंगे, फिर अटेंडेंस मिलेगी. आप सबने भर दिया. तो बीकॉम BBA फर्स्ट में से बच्चों ने तो भर दिया, ना थर्ड ईयर ने भरा, ना फर्स्ट ईयर ने भरा, और मैंने ऐसे एनालिसिस कर दिया. Would this research would give right result? No, है ना, because the process which I followed was not right.
ऐसे ही हो सकता है कि टूल को मैंने सही टेस्ट तो यूज किया लेकिन मैंने सही तरीके से नहीं यूज किया। जैसे मैंने कोरिलेशन गलत तरीके से काउंट किया, मैंने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं समझे। सो देयर कुड बी वेरियस वेज जब मेरा रिजल्ट एक्यूरेट ना आए, बट अच्छा रिसर्च एक्यूरेट होना चाहिए। देन जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये है, जैसे आपको मैं पहले बता रही थी, जब कोई भी एक रिसर्च होती है तो उसका जो फाइंडिंग है वो सब लोग यूज करें तो ही उसका रेलिवेंस है ना। नहीं तो क्या फायदा कि सिमरन ने एक रिसर्च करी और मैंने ही खुद वो रिसर्च पढ़ ली, किसी ने नहीं पढ़ी, बिकॉज वो किसी को यूज की ही नहीं लग रही। सो ideally your research should be generalized, should be able to generalize। आप जो भी फाइंडिंग्स निकालते हो अपने रिसर्च की, वो डिफरेंट लोग अप्लाई कर सकें डिफरेंट सिचुएशन में, लार्जर पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सके, ऐसा रिसर्च होना चाहिए। और ये कब होगा ना, देखो अगर तुम्हें बायसनेस के साथ रिसर्च करोगे तो पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ेगी या सैंपल थोड़ा सा और बढ़ेगा, रिसर्च का रिजल्ट बदल जाएगा, क्योंकि मैंने तो बायसनेस के साथ रिसर्च की थी, मैंने जान के सबके आंसर यस 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 लिख दिए थे। तो हमारी जैसे ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिलायबल या वैलिड होगी, वो ऑटोमेटिकली जनरलाइजेबल हो जाएगी। इज इट क्लियर व्हाट इज जनरलाइजेबिलिटी? इज सेइंग मैम एंड वैलिडिटी में डिफरेंस क्या है? सी, एक्यूरेसी और वैलिडिटी में डिफरेंस ये है देवाशीष, वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो करना है वही आप कर रहे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ वैलिडिटी का। जैसे मैंने ये देखना है कि आप बच्चे इमोशनली इंटेलिजेंट है हमारे कॉलेज के, ठीक है? तो आइडियली जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे अपना इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, या कितना बाकी लोगों के इमोशंस को समझ सकते हैं। दिस इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके। बट बाय फार मैंने खाली आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन की बजाय मैंने खाली आपसे डिससेटिस्फाइड तो नहीं रहता, आपको हमेशा ही बुरा लगता रहता है, आप लो फील करते हो, तो ना मैंने एग्जैक्टली इसमें अपने इमोशन समझने वाला एस्पेक्ट को टच कर पाई, ना मैं ये समझ पाई कि क्या आप औरों के और इमोशंस को समझ पा रहे हो या नहीं। तो जब मैं एक कंस्ट्रक्ट, मैं जब एक वेरिएबल कह रही हूँ कि मुझे ये समझना है, या मैं कह रही हूँ कि मुझे ये सिचुएशन समझनी है, सो द प्रोसेस विच आई एम यूजिंग, मैं क्वेश्चंस जो यूज कर रही हूँ, जो मैं प्रोसेस यूज कर रही हूँ, क्या वो एक्चुअली वही टेस्ट कर रहे हैं जो मैं जानना चाहती हूँ? वो तो है वैलिडिटी। एक्यूरेसी इज कि मैं कितना करेक्टली उनको यूज कर रही हूँ। मैंने वैलिड इंस्ट्रूमेंट तो चूज कर लिया, मैंने वैलिड प्रोसेस भी चूज कर लिया, बट मैं प्रोसेस ढंग से फॉलो ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को पता है कि आइडियली मेरे को ये 3 स्टेप करने हैं, बट मैंने स्किप कर दिए, तो दैट इज बीइंग इनएक्यूरेट। इज इट क्लियर देवाशीष नाउ? के लिए okay, so next is systematic. We have discussed this sample number of times that it is a systematic way of doing the inquiry. तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक वे है। सिस्टमैटिक वे क्या है? जैसे सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगी मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर मैं देखूंगी कि अच्छा कोई और रिसर्च ऐसी हो रखी है क्या, फिर मैं देखूंगी अच्छा मेरे को किससे सैंपल कलेक्ट करना है, या फिर मेरे को क्वेश्चनर बनाना ही नहीं है, जो बाकी लोगों ने बोला है मैं उसी रिसर्च के बेसिस पे ही कुछ कंक्लूजन निकाल लूंगी। सो देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस व्हिच आई वुड फॉलो, व्हिच वी वुड बी डिस्कसिंग इन लेटर पार्ट ऑफ the unit 1 itself. Okay, लक्ष्य is saying generalizability समझा दो। Okay बेटा, देखो कोई भी चीज जनरलाइज करने का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ फिर से। फॉर एग्जांपल मैंने बाय फार देखा है कि टू बॉयज या मोर इमोशनल, फॉर एग्जांपल गर्ल फीमेल्स आर मोर इमोशनल, ठीक है, ये मैं सोचती हूँ, ठीक। अब मैंने ना इसको जनरलाइज कर दिया, मतलब मैं मेरे दिमाग में ये बात रहती है, मैं अगर क्लास में पढ़ने पर्सनल रिलेशनशिप में भी यही सोचती हूँ कि नहीं गर्ल्स ज्यादा इमोशनल होती है, मतलब मैंने वो चीज जनरलाइज कर दी, मैं उसे हर जगह अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ।
दिस इज जनरलाइजेबिलिटी, ओके। लेकिन हम अब रिसर्च के अगर पर्सपेक्टिव से, अभी तो देखो इस करंट सिचुएशन में तो ये बायसनेस की तरह हो गया ना कि मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब हम रिसर्च में ऐसी कोई बात बोलते हैं, जब मैं फैक्ट्स के साथ, डेटा एनालिसिस के साथ ये बोलती हूँ कि सी मैंने ये डेटा कलेक्ट किया, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैंपल थे, और सबसे मुझे ये पता चला कि यस, फीमेल्स आर मोर इमोशनल एज कंपेयर टू मेल्स। अब जो ये रिसर्च का कंक्लूजन निकला है, ये जर्नलाइज्ड हो सके ऐसा रिजल्ट होना चाहिए। जर्नलाइज हो सके मतलब हर एक पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी लोग रिसर्च करें सबको ही सिमिलर रिजल्ट मिलेगा, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर मेरी स्टडी में कोरिलेशन, बट होगा कि अगर मेरे में दिख रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन है और हायर है, 0.5 एवरेज मानते हैं, तो अगर उससे ज्यादा होता है तो हायर मानते हैं। तो अगर मेरा तो बहुत हाई आया 0.9, तो बाकियों का भी हाई आएगा। इफ नॉट एग्जैक्ट 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 है कि जो भी मेरी रिसर्च की फाइंडिंग्स है, जब भी वो कोई और उसको स्टडी करना चाहे तो उसका भी जो रिजल्ट है, वो लार्जर पॉपुलेशन पे वो समझ सके, वो पढ़ सके, वो जनरलाइज कर सके उस रिजल्ट को। इज इट क्लियर नाउ? ओके। जो अच्छा, मतलब वेरीफाई करने ओके, के लिए। नाउ शिवम इज सेइंग मैम ये कैरेक्टरिस्टिक तब यूज करेंगे। बेटा देखो, अभी हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी नॉर्मल रिसर्च की बात कर रहे हैं। देखो ये बात समझो, रिसर्च खाली बिजनेसमैन नहीं करेगा या कोई कंपनी नहीं करेगी। रिसर्च आप और मैं भी कर सकते हैं। मैं करती हूँ रिसर्च, मैं बहुत से रिसर्च पेपर्स लिखती हूँ, मैंने पीएचडी की है, मैंने उसमें रिसर्च की होगी। तो रिसर्च कोई भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बैठे बैठे क्यूरोसिटी लग रही है कि मुझे लगता है, सपोज मैंने अभी एग्जांपल साइड कर दिया कि नहीं, फीमेल्स आर मोर इमोशनल, नाउ एनी वन ऑफ यू फील्स कि नहीं मैम ने तो देखना बड़ा बंद। बायस्ड ओपिनियन दे दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो दूसरी फ्रेंड ने बोला चल ठीक है यार, हम भी ना सबसे एक बार पूछ के देखते हैं उनका क्या ओपिनियन है। आपने 100-150 लोगों से क्वेश्चन भरवाया, पूछ लिया, वो भी रिसर्च है। आपने 15-20 लोगों से बात कर ली, वो भी रिसर्च है। सो रिसर्च इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू बिजनेस, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। ओके, जैसे अगर आपने कोई एक नया टर्म सुन लिया आज, फॉर एग्जांपल गेमिफिकेशन, एक नया टर्म आपने सुन लिया, आपने उसके बारे में गूगल किया, 5-6 अलग अलग पेजेस पढ़े उसके बारे में, फिर आपने और पढ़ लिया, अच्छा ऐसे होता है, ये होता है, ये भी रिसर्च है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम नॉर्मल रिसर्च की पढ़ रहे हैं। ओके शिवम? देन नेक्स्ट इज रेप्लिकेबल। नाउ रेप्लिकेबल इज कि अगर देखो हम जब रिसर्च करते हैं तो मैं क्लियरली बताऊंगी कि मैंने सैंपल ये लोगों को लिया, इस एज के थे, इस जेंडर के थे, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करते थे, जो भी स्पेसिफिकेशंस है। ओके, तो अगर कोई भी पर्सन वही सेम रिसर्च करना चाहे, बी एबल टू, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ से पूछे, अब कोई वेरीफाई कर सके। मेरे रिजल्ट को वेरीफाई क्यों करना चाहेगा? ओके, अगेन वॉइस इज ब्रेकिंग। Am I audible? ओके ग्रेट। अच्छा, somebody asked the question कि जर्नल रिसर्च सिर्फ पढ़ने के लिए है कि इसका यूज भी होता है? इसका एब्सोल्युटली यूज होता है बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, जैसे मैं पीएचडी की है मैंने, ओके, आई हैव सबमिटेड माय फाइनल थीसिस। तो पीएचडी इज नथिंग बट अ रिसर्च स्टडी। आप लोग अभी इंटर्नशिप करोगे, आपको उसमें अपना रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। आप लोग जब अभी 6 सेमेस्टर्स में जाओगे तो डिसर्टेशन प्रोजेक्ट होता है, जिसमें आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो इट हैज नथिंग टू डू विद योर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस जो डिसर्टेशन प्रोजेक्ट बनाते हो। जैसे जब डीमोनेटाइजेशन आया था, तो वी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू मेक अ प्रोजेक्ट दैट व्हाट इज पीपल्स परसेप्शन टुवर्ड्स डीमोनेटाइजेशन। तो कुछ कंपनी से रिलेटेड नहीं है,
ठीक है, और स्टूडेंट्स ने बनाया था। तो जनरल रिसर्च का फायदा सिर्फ ये होता है whenever you have an passion to know why this is happening, why this is not happening. So it might be useful for you, it might not be useful for you, but companies usually they are into research. अगर आपने कंपनीज का नाम सुना हो, जैसे KPMG है, सुना है आप में से किसी ने KPMG नाम सुना है कंपनी का? सुना है, वेरी गुड. सो KPMG is a research processing organization, also knowledge processing यूनिट्स बोलते हैं ना, KPOs बोलते हैं. तो KPOs रिसर्च करती है. जैसे आप न्यूज़पेपर्स में देखते हो ना, आपने कभी देखा है जब कोविड बहुत स्प्रेड हो गया था, तो हमें हम देख सकते थे कि कौन सी कंट्री में कितने केसेस हैं. मैप्स में दिखता था, बड़ा इंटरैक्टिव मैप्स दिखते थे हमें. या फिर जैसे आप अभी न्यूज़पेपर्स भी कभी ओपन करो, तो आप देखोगे जैसे कि पोल्स दिखा देते हैं कि आप इतने लोगों को लग रहा है कि डिसीजन ठीक है, इतने लोगों को मेडिसिन लग गई. तो ये हर एक एस्पेक्ट की रिसर्च हो रही है, तभी तो पता चल रहा है ना. ओके, somebody is saying add me from some. बेटा प्लीज एक ही बारी एक ही सोर्स से लॉगिन किया करो. इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव लॉक्ड द मीटिंग. आई वुड नॉट बी एबल टू नाउ अलाउ एनीबॉडी. So till the time you have the battery, attend the session. After that, I would not be able to help. Okay, so I hope the objectives are clear. आप एक बारी please overview ले लीजिए all these objectives so that we can move ahead. Objectivity, reliability, validity, accuracy, generalizability, systematic and replicable. देखो, very good question आनंद. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. देखो, आनंद इज आस्किंग कि अगर हम बहुत बड़ा डेटा ले लेते हैं तो इज इट लाइक कि हमेशा रिलायबल रिजल्ट आएगा एज कंपेयर टू स्मॉल सैंपल? इट वुड ऑलवेज डिपेंड अपॉन आनंद कि हमने कितना वैलिड रिसर्च किया और कितना एक्यूरेट है मेरा रिसर्च. राइट मैंने अगर प्रोसेस ही नहीं ठीक फॉलो किया, सपोज मैंने 1000 लोगों से क्वेश्चन भरवा लिया, बट मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे वही ठीक नहीं है, दैट रिसर्च इज ऑफ नो यूज. या फिर मैंने एनालिसिस ठीक नहीं किया, दैट रिसर्च इज ऑफ नो यूज. आजकल तो लोग ऐसी रिसर्च भी करते हैं जिसमें क्वेश्चन ना भरवा के सिर्फ 20-25 लोगों का इंटरव्यू ले लेते हैं. अब इंटरव्यू में बायसनेस का स्कोप बहुत कम है ना, तो इंटरव्यू 20-25 लोगों का किया हुआ भी लोग बहुत वैलिड मानते हैं. सो इट वुड ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि आपकी रिसर्च स्टडी कितनी वैलिड है. सैंपल एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ओके, बट यूजुअली सैंपल के साथ साथ आपका रिसर्च जो है वो वैलिड भी होना चाहिए. अच्छा, लार्जर द सैंपल मोर एरर इज रिड्यूस. राइट, एब्सोल्युटली राइट रिया. क्योंकि हम जब पॉपुलेशन और सैंपल की बात करते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा अगर लोगों को मैं सिलेक्ट कर लूंगी तो वो प्रोबेबिलिटी ऐसी हो जाएगी कि हाँ मैं पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ. एब्सोल्युटली राइट. So, चलो ग्रेट. आई थिंक आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है, इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो. ओके अच्छा, चलो कुछ बच्चे कुछ टॉपिक दोबारा कह रहे हैं. एक रेप्लिकेबल कह रहे हैं बताने के लिए, और ओके रेप्लिकेबल ही कह रहे हैं. रेप्लिकेबल, देखो रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है कि एज इट इज रिपीट कर दो. जैसे मैंने बोला कि मैंने ये स्टडी की और मुझे पता चला DSPSR के स्टूडेंट्स तो बहुत सेटिस्फाइड है मेरी DSPSR से. मैंने दे दी कॉलेज में रिपोर्ट बना के, ओ यस स्टूडेंट्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड. अब आप लोगों को भी पता चल गया कि मैम ने तो ऐसी रिपोर्ट भरी, और आप कह रहे हो कि मैम हमने तो क्वेश्चंस के आंसर ऐसे नहीं दिए थे, बट मैम कह रही कि नहीं आई हैव टेस्टेड. तो अब क्या होगा, आपको क्यूरियोसिटी होगी जानने की भाई ऐसा रिजल्ट कैसे आ रहा है, हमने तो ये जवाब दिया. सो यू वुड ऑल्सो लाइक टू वेरीफाई, यू वुड लाइक टू वेरीफाई कि मैम ने ऐसे कैसे करा है. तो आप अगर मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जो मैंने रिसर्च किया, आप एग्जैक्टली अगर वो रिपीट करना, रेप्लिकेट का मतलब कि आप एज इट इज दोबारा रिपीट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको पता होना चाहिए मैंने क्वेश्चंस कौन से पूछे, कितने लोगों से पूछे, किस टाइप के लोगों से पूछे, कौन सा टेस्ट यूज किया. तो कोई भी एक रिसर्च जब भी होती है उसकी पूरी डिटेल्स जो है ना अवेलेबल कराई जाती है. क्यों? ताकि अगर कोई और उस रिसर्च को छोड़ रहा हूँ वेरीफाई आपको, करना कर रहा चाहे हूँ तो वो कुछ. वेरीफाई कर सके. वो उसके रिजल्ट को वेरीफाई कैसे करेगा, वो दोबारा रिसर्च को कंडक्ट करके देखेगा, या फिर ये देख सकता है अच्छा ये ऑब्जेक्टिव है तो उन्होंने सही टेस्ट यूज किया या नहीं किया. दिस इज रेप्लिकेबल. अगर हो सकता है मैं टेस्ट करने के लिए दोबारा से कंडक्ट कर दूं वो स्टडी. जैसे कि मैंने एक स्टडी करी, उसका रिजल्ट तो शायद आपको लग रहा है नहीं मैम तो सही रिजल्ट नहीं बता रही, आपने कहा कि नहीं मैं दोबारा रिपीट करूंगा ये स्टडी व्हेन आई वांट टू कंडक्ट दिस स्टडी. तो आप वो रिपीट करने के लिए आपको डिटेल चाहिए ना,
देखो हम जब रिसर्च की बात करते हैं ना, खाली ये मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है, ये वैक्सीनेशंस के लिए भी रिसर्च होती है, केमिकल रिएक्शन के लिए रिसर्च होती है। तो जब मैं कह रही हूँ केमिकल A प्लस बी वुड गिव दिस रिएक्शन, तो क्या मैंने कोई कैटलिस्ट यूज किया था क्या जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आ गया? तो इफ यू वांट टू चेक दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ऐसा आ रहा है या नहीं, आप रिपीट करके देखोगे ना रिएक्शन। तो शायद नो क्यों लिखा है बच्चे? अच्छा ओके। अच्छा, जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये है, देखो देवशी सेम सैंपल यूज नहीं हो पाता, बट सिमिलर काइंड ऑफ सैंपल यूज होगा। जैसे मैंने बोला कि डीएसपी सर के स्टूडेंट्स बहुत सेटिस्फाइड है और आपको ये डाउटफुल है, तो मैंने अगर 200 लोगों से भरवाया था, वो 200 बच्चे जरूरी नहीं है ना कि आपका भी क्वेश्चनर भरने के लिए मानेंगे, बट आप ये करोगे कि उसी टाइप के 200 बच्चे होंगे, वो डीएसपीएसआर के ही, उसी सेम ब्रैकेट वैसे ही जेंडर के, बट हो सकता है वो सेम लोग ना हो। क्लियर देवशीष? तो योर सैंपल वुड बी सिमिलर बट नॉट एग्जैक्ट सेम। ओके। अच्छा, जनरलाइजेबिलिटी आप कह रहे हो, देखो कोई भी चीज जनरलाइज करने का मतलब ये होता है कि मैं उसको एट वाइडर पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकूं। अच्छा, जैसे अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आई डो नॉट नो आप लोगों ने कोई ऐसा अच्छा, देयर इज वन सीरीज, आई डो नॉट नो आप लोग ऑनलाइन सीरीज देखते हो हॉटस्टार पे ना, देयर इज वन सीरीज बाय द नेम ऑफ ह्यूमंस। आई डो नॉट नो आप लोगों ने प्रोमो देखा है या सीरीज देखी है नहीं देखी है। ओके, नाउ दैट सीरीज बेसिकली टॉक्स अबाउट कि जब भी कोई वैक्सीनेशन आती है, अच्छा चलो ठीक है, ग्रेट, देखी है तो इट इज अ नाइस सीरीज टू वॉच इफ somebody has not watched। देखो अगर जब भी कोई नई वैक्सीनेशन आती है तो उसके ट्रायल्स होते हैं, वेरी गुड, उसके ह्यूमंस पे टेस्टिंग होती है ना? तो वो टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? देखने के लिए कि उस मेडिसिन का क्या इफेक्ट है ह्यूमंस पे। तो जब आप सोचो, अगर वो टेस्ट उन ह्यूमंस पे अगर सक्सेसफुल रहा, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, मैं ये जनरलाइज कर रही हूँ कि बाकी लोगों पे भी वो वही रिजल्ट दिखाएगा, वही इफेक्ट दिखाएगा। दिस इज जनरलाइजेबिलिटी। जैसे जब कोविड की वैक्सीन बनाई गई, जैसे बच्चों के लिए वैक्सीन बन रही थी, स्कूल के लिए कह रहे थे ना ट्रायल शुरू हो गए हैं, तो ट्रायल्स मींस क्या है कि पूरे सब बच्चों को तो नहीं लगा सकते, बट हमने एक लिमिटेड सैंपल को लेके मेडिसिन लगा दी एंड देखा कि इम्यूनिटी बिल्ड हुई या नहीं हुई। अगर बिल्ड हो गई, नाउ आई एम एज्यूमिंग कि वो हर किसी में बिल्ड करेगी। अब मैं सबका तो नहीं टेस्ट कर सकती ना जाके कि इम्यूनिटी बिल्ड हो गई या नहीं। अब मैं ये एज्यूम कर लूंगी कि भाई सबकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। तो मैंने क्या किया, अपनी रिसर्च का, जो मैंने रिसर्च की थी एक पर्टिकुलर ट्रायल करके, उसका रिजल्ट मैंने जनरलाइज कर दिया। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि मैं ये सब लोगों पे यही रिजल्ट देगा। दिस इज जनरलाइजेबिलिटी। ह्यूमन सीरीज में रादर वो जनरलाइज नहीं, ह्यूमन सीरीज में एक्चुअली ये दिखाया गया है कि कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं उन ट्रायल्स के रिजल्ट को। ओके, बट आइडियली अगर वो नेगेटिव इफेक्ट उन ह्यूमन ट्रायल्स में दिखा रहे थे, वही नेगेटिव इफेक्ट जो है ह्यूमन ट्रायल्स के बाद जो नॉर्मल लोगों को यूज होना था उस पे भी दिखना चाहिए। दिस इज जनरलाइजेबिलिटी। यस, इट शुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल। Clear? Somebody was asking, I think it is clear now. I think Harshil was asking. Okay, great, great. Chalo, next. Okay, now quickly let us go through the definitions. ये more or less हम discuss कर ही चुके हैं, हम close करेंगे आज यही topic. Okay, research in simple terms refer to search for knowledge, right? मुझे कोई भी knowledge grab करनी है, मुझे कोई भी information चाहिए, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं रिसर्च कर सकती हूँ। इट इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक रिसर्च। अब हम सिस्टमैटिक तो डिस्कस कर चुके हैं बहुत बारी, अब साइंटिफिक क्यों है? बिकॉज सी, आपको ध्यान है मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड आर्ट बोलते थे। क्या मतलब होता है मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, क्या मतलब होता है? तो रिसर्च करते हैं ना उसमें। यस, यूनिवर्सली वैलिड साइंस है या आर्ट है? दोनों ही है। साइंस है। यस, सी मैनेजमेंट इज साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन टेस्टेड प्रिंसिपल्स, राइट? कोई भी चीज जो ऑलरेडी टेस्टेड वैलिडेटेड है वो साइंटिफिक इन अप्रोच है। तो रिसर्च भी एब्सोल्युटली राइट सिद्धार्थ, प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टेलर फ्योल। आई होप आप सबको सब कुछ याद है।
यस, मैनेजमेंट दोनों है, साइंस और आर्ट भी है, ऐसे ही रिसर्च भी दोनों है, साइंस और आर्ट। क्यों? देखो, रिसर्च भी साइंटिफिक मेथड्स पे डिपेंडेंट है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला ये है, या मैंने आपको जैसे बोला कि 0.5 से ऊपर वैल्यू अगर कोरिलेशन की आती है तो वो अच्छी मानी जाती है। किसी ने ऑलरेडी टेस्ट किया है ना, ऐसा तो नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैंने ये बोल दिया आप लोग बिलीव करोगे। somebody must have tested it, ये टेस्टेड फैक्ट होगा तभी हम ये मान रहे हैं कि ओके 0.9 इज अ हाई कोरिलेशन, 0.5 इज लो कोरिलेशन। सो रिसर्च इज अ साइंटिफिक स्टडी। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे बात करते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे लगता है कि फीमेल्स आर मोर बायस्ड टुवर्ड्स सर्टेन एस्पेक्ट्स, ऐसा नहीं कह सकती। आई नीड टू फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच, अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर दिस। फिर इट इज एन आर्ट। अब आर्ट का क्या मतलब होता है कि ये आपको समझ, यू शुड हैव दैट एक्सपर्टीज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन इन विच सिनेरियो। जैसे मैं आपको कल तिहाड़ वाला एग्जांपल दे रही थी। अगर मैं ये कहूँ कि रिसर्च स्टडी तो साइंटिफिक है और सिस्टमैटिक स्टडी है, तो मैंने तो यही प्रोसेस पढ़ा है कि जाएंगे क्वेश्चनर भरवाएंगे और आ जाएंगे। तो तिहाड़ के प्रिजनर्स तो क्वेश्चनर नहीं भरेंगे ना। तो ये एक रिसर्चर की आर्ट है कि वो ये देखे कि मेरा सैंपल कैसा है, मैं किस तरीके से डेटा ले सकती हूँ और क्या डेटा लेने की जरूरत है। कई बार हर डेटा लेने की जरूरत भी नहीं है, कई बार आप सिर्फ चीजें ऑब्जर्व करोगे और आपको पता चल जाएगा। जैसे कोई एक पेशेंट है, उसको आपने काउंसलिंग कर दी खाली एक बार, और आप उसका बिफोर एंड आफ्टर बिहेवियर सिर्फ कोने में बैठ के देख रहे हो, या वहां सीसीटीवी कैमरा लगा, यू आर जस्ट ओनली वॉचिंग दैट वीडियो। या कोई एक वैक्सीनेशन दे दिया गया और आपने उसका टेस्ट करके देख लिया क्या इंप्रूवमेंट हुई या नहीं, तो आपको डेटा नहीं कलेक्ट करना पड़ा, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं करना पड़ा। So it is an art. Researcher should be an artist to understand that which process, which method is to be used where. Is it clear? All these three characteristics clear? Yes. Okay, great. अच्छा, अब ये कुछ definitions मैंने यहाँ पे compile की हुई हैं। See, now the first definition is by Slanger and Stephenson. इन्होंने बोला है कि research is the manipulation of things. अब manipulation तो बड़ा negative word लगता है ना सुनने में, कि manipulate करना किसी को। बट रिसर्च में ना मैन्युपुलेशन का मतलब ये नहीं कि किसी को हमने मैन्युपुलेट किया, उसको ये इन्फ्लुएंस किया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो। दिस इज नॉट मैन्युपुलेशन इन रिसर्च। मैन्युपुलेशन मीन्स, for example, I see a child who is very aggressive, ठीक है, तो मैंने उसको एक पर्टिकुलर मेडिसिन दिया और मैंने बिफोर एंड आफ्टर उसका बिहेवियर देखा। दिस इज ऑल्सो मैन्युपुलेशन इन रिसर्च। ओके, जैसे आपने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, आई एम श्योर एमपीओबी में आपको पढ़ाया गया होगा, वो डॉग और मीट वाला पढ़ाया एग्जाम्पल, कि एक डॉग होता है, उसको मीट का लोफ दे देते हैं और वो सेलिब्रेट करने लगता है। पढ़ा है आप लोगों ने एग्जाम्पल? नो, याद नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, क्विकली बता देती हूँ। देखो, ओबी में पढ़ाते हैं, लर्निंग में पढ़ाते हैं एग्जाम्पल। इवान पावलोव थे, ओके, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि डॉग, उनके पास एक डॉग था, तो उन्होंने उस डॉग को एक मीट का लोफ, मतलब एक मीट का टुकड़ा दे देते थे, और जब भी वो एक मीट का टुकड़ा देते थे साथ में वो एक बेल बजाते थे। ओके, सो रोज वो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे मीट देते थे और साथ में बेल बजाते थे, और जैसे ही वो मीट का टुकड़ा देखता था, दैट डॉग यूज्ड टू सेलिब्रेट, है ना, उसकी लार निकलने लग जाती थी वो मीट के टुकड़े को देखते। तो फिर इवेंचुअली वो उसको मीट का लोफ दे देते थे और वो खा लेता था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, जैसे ही बेल बजती थी तो वो डॉग को पता होता था कि मुझे मीट मिलने वाला है ना। तो क्या है इसमें मैनिपुलेशन क्या की, देखो ये नेचुरल रिस्पॉन्स है कि डॉग को मीट का लोफ दोगे तो वो सेलिब्रेट करेगा, लेकिन मैंने मैनिपुलेशन क्या की, मैं साथ साथ बेल बजाती गई हर बारी। तो अब डॉग ने ये सीख लिया, बेल बजी मतलब मीट मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मैनिपुलेशन किया इन द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉग। दिस इज मैनिपुलेशन इन रिसर्च। इज इट क्लियर? कि जब हम इंटेंशनली कोई चेंज लाने की कोशिश करते हैं इन माय एक्सपेरिमेंट, दैट इज मैनिपुलेशन। Yes, we are studying the behavior, but I am trying to see what is your behavior. इसमें आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, साइकोलॉजी में बहुत फेमस एग्जांपल है। जैसे कि आप, आई एम श्योर आपने वो ना टॉयज देखे होंगे कि वो
एयर फिल्ड टॉयज डॉल्स होती हैं, जैसे बूबू डॉल्स, उस एक्सपेरिमेंट में तो बोला गया उन्हें कि वो एयर फिल्ड डॉल्स होती हैं, वो उनका बहुत हैवी बेस होता है, तो अगर आप बार बार ही उनको पंच करोगे अगेन दे वुड बाउंस बैक एंड स्टैंड स्टिल स्ट्रेट। आई एम श्योर आपने वो डॉल्स देखे होंगे या ऐसे डमीज देखे होंगे। तो वो एक एक्सपेरिमेंट ये था कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, उनको हमने एक बहुत एग्रेसिव मूवी दिखाई और एक ग्रुप को हमने नॉर्मल ऐसी राइम्स वगैरह दिखाई। तो जिन्हें एग्रेसिव मूवीज दिखाई थी ना, वो इतने सारे टॉयज में से सिर्फ उसी टॉय के पास जाके बार बार ही पंच कर रहे थे उस डॉल को। So what I have done, I have manipulated the behavior of certain group of kids and बाकी बच्चों का behavior जो हमने manipulate नहीं किया। This is manipulation। क्योंकि रिसर्च में मैंने ये पढ़ना है ना कि अगर हम बच्चों को एग्रेसिव वीडियो दिखा रहे हैं, क्या उसका कुछ फर्क पड़ रहा है बच्चों के बिहेवियर पे? तो ये कैसे टेस्ट करूंगी? ऐसे टेस्ट करूंगी ना उनको वीडियो दिखा के। तो दिस इज मैनिपुलेशन इन रिसर्च। क्यों करते हैं ये? इधर टू जर्नलाइज, या तो हो सकता है कि किसी ने कुछ कह रखा है ऑलरेडी, किसी ने कोई एक ऑलरेडी बात बोली हुई है, मैं उसको चेक करना चाहती हूँ, वेरीफाई करना चाहती हूँ। सिमरन ने स्टडी की, सिमरन ने बोला कि अगर बच्चों को आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाली वीडियोस दिखाओगे तो बच्चे भी वैसे ही एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे। तो आप एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो, या फिर आप खुद एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ताकि वो चीज जो है जर्नलाइज हो सके। इज इट क्लियर? इज द डेफिनेशन क्लियर? सारा आके खत्म होता है इसमें yes रिसर्च में। मैनिपुलेट yes सारा आके इसका रिसर्च टॉपिक में रिसर्च है। देखो नेगेटिव भी हो सकता है खैर मैनिपुलेशन रिसर्च में। फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई एक ड्रग्स पे डाल दिया टू सी कि उसका क्या साइड इफेक्ट है हेल्थ पे। सो मैनिपुलेशन कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव, बट कोई भी चेंज करना, दैट इज मैनिपुलेशन इन रिसर्च। मैम आपने इजी वे में कल डेफिनेशन बताई थी, किसकी बेटा? किसकी डेफिनेशन बताई थी इजी वे में? अच्छा रिसर्च की। रिसर्च इज री प्लस सर्च। आई थिंक आप यही अगर पूछ रहे हो तो री प्लस सर्च इज दैट यू नो आर यू आर अगेन सर्चिंग समथिंग। यस वेरी गुड, लिख ही दिया बच्चों ने। अरे अच्छा चलो, आई हैव पेस्टेड द अटेंडेंस लिंक इन द चैट बॉक्स, काइंडली मार्क योर अटेंडेंस। I hope you people have understood what we have done today. I wanted to show you one video also, but okay, no problem. We'll see it tomorrow. अच्छा, before we'll wind up today's class, मैंने आप सबके साथ ना स्पेशली फॉर बीबीए स्टूडेंट्स मैंने एक गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर किया है, वो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। एंड ऑल दी स्टूडेंट्स बीबीए एंड बीकॉम, मैंने गूगल क्लासरूम में ही एक सेटअप अपलोड किया है। ठीक है, ये एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का डाउन वो है सेटअप है, वो उसको डाउनलोड कर लो अपने अपने सिस्टम्स में और कर आरएम की क्लास में लैपटॉप्स प्लीज लेके बैठिएगा। हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे कल और वही सॉफ्टवेयर यूज होगा आपके आरएम के लेक्चर्स में। और देखिए आपके आरएम लैब के प्रैक्टिकल्स हैं, 100 मार्क्स की वेटेज है, इसका एक्सटर्नल वाइवा भी होता है। ओके, और थोड़ा सा टिपिकल होता है ये, तो स्टेप बाय स्टेप साथ साथ करोगे तो इट वुड बी इजी फॉर यू। सो टेल दिस टू योर फ्रेंड्स आल्सो कि कल का लैब क्लास मिस ना करें।